चैप्टर है वो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है द फिशर्स इन द ग्रेट वॉल। इसमें बेसिकली रेने गेनॉन साहब ने ये बताया कि जैसे जैसे दुनिया सॉलिडिफिकेशन की तरफ जा रही है, और वो कह रहे हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सॉलिडिफिकेशन की तरफ जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा जिसके बाद मटीरियलिस्ट हैं वो कंसिडर करते हैं कि दुनिया एक क्लोज सिस्टम के तौर पे ऑपरेट कर रही है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑल रियलिटी एंड ऑल अदर वैल्यूज। तो वो बता रहे हैं कि ऐसा है नहीं, और जैसे जैसे वो सॉलिडिफिकेशन का पॉइंट आता जाएगा तो वो जो एक क्लोज सिस्टम की मिथ क्रिएट हो गई है जो मॉडर्न मैन के अंदर, इट विल बिकम इनएडिक्वेट टू एक्सप्लेन द रियलिटी। कि इंसान में कुछ ऐसे सवालात होंगे या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होंगी जो उस क्लोज सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और रियलिटी को आप वो इनकंक्लूसिव करती रहेगी। तो शुरू में तो उन्होंने ये डिस्कस किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस होता जाएगा, तो उन्होंने कहा कि एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, तो उसमें वो फिशर्स क्रिएट होती हैं, क्रैक्स आते जाते हैं सॉलिडिफिकेशन में। किसमें? वो जो सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस है पूरी दुनिया का, वो कह रहे हैं उसमें according to traditional symbolism these fissures occur in the quote unquote great wall which surrounds the world and protects it from the intrusion of malefic influences coming from the inferior subtle domain। इसमें ये जुमला जो है ना, ये पूरा चैप्टर का लुब्बे लुबाब है जो समझने की जरूरत है। कि एक आप समझे ये प्लेन है जिसपे हम हैं, ये फिजिकल प्लेन है, इसके नीचे सटल प्लेन है और इसके ऊपर स्पिरिचुअल प्लेन है, पॉजिटिव प्लेन है ना, स्पिरिट का। तो अब वो कह रहे हैं कि इसका जो नीचे सटल नेगेटिव, सटल में कह रहे हैं पॉजिटिव भी है, वो अपनी जगह है, मगर अभी हम नेगेटिव डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे हैं तो नेगेटिव जो है वो का पावर्स ऑफ केओस हैं, तो वो और अल्लाह ताला ने एक वॉल बनाई है इस कायनात के इर्द जो उनसे बचाती है। तो हर लेवल पे इस तरह की प्रोटेक्टिव वॉल्स हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि क्रैक्स आ रहे। तो और दूसरा पॉइंट इस चैप्टर में आप इजाजत दें, क्योंकि आपके कहने से मुझे याद आना शुरू हो गया कि जो ऊपर से जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस आते थे वो पहले डिस्कनेक्ट हो गए थे। जब 19th सेंचुरी वगैरह में जो ज़्यादा मटेरियलिज्म और मैकेनिज्म छाया तो इंसान की साइकी भी उसी तरह सॉलिड हो गई। उसने अपने आप के लिए खुद ही बंद कर दिया। तो वो इन्फ्लुएंसेस उनको काउंटर कर सकते थे ना, तो ये नॉर्मल ज़्यादातर लोगों के लिए वो बंद हो गया। तो इसलिए जहाँ तक मुझे याद है इस चैप्टर में कहते हैं कि खतरा अब है कि जब तक तो वो सॉलिडिफाई हो रहा था तो कोई इतना खतरा नहीं था। लोगों ने अपने इर्द गिर्द वो शेल बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई हुई थी। नेगेटिव आते भी तो लोगों ने इतना अपनी साइकिल को पत्थरनुमा किया हुआ था ना, पॉजिटिव आदत नजर आने के लिए। कह रहे अब वो पॉइंट गुजर चुका है, तो अब उसके बाद डिसोल्यूशन का पॉइंट आ रहा है। तो उसमें ये जो, क्योंकि अब देखें इंसान की जो साइकी की सॉलिडिटी भी किसी हद तक इफेक्ट हो रही है। वो कि आगे चल के वो ये कहते हैं कि वो मटेरियलिज्म की ज़हनियत अभी भी है, वो पता नहीं कैसे डिस्कस करते हैं, उस पर आप रोशनी डालिएगा। मगर इसमें जो दो बड़े पॉइंट्स हैं वो ये है कि नेगेटिव पावर्स फ्रॉम बिलो एंड पॉजिटिव पावर्स फ्रॉम अबव। बिलो वाली पहले इतना एक्ट नहीं कर सकती थी, गो के फिशर्स तो वो कह रहे हैं जब से काली युग शुरू हुआ जब से आ रहे हैं। तो उस पहले जो पॉजिटिव पावर्स थी उनको रिपेयर करती थी, उसका उन्होंने बताया। और कुरान शरीफ में जो किस्सा है हाजूज माजूज का, और जुल्करनैन जाते हैं और उनको बंद करते हैं क्योंकि तंग कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली वही है जो इन्होंने इधर एग्जांपल दिए चाइनीज ट्रेडिशन से कि वो दो बहन भाई थे जो रूल करते थे। बेसिकली दे आर सिंबल्स ऑफ द एसेंस पोल एंड सब्सटेंस पोल, द टू पावर्स ऑफ द यूनिवर्स, जिनके पुरुष और प्रकृति, एसेंस एंड सब्सटेंस की वो सिंबल्स हैं। वो किसी यानी कि रूहानी लोगों में भी वो लहर है, उनके थ्रू भी काम कर सकते हैं। तो उनका काम यही था कि बैलेंस रखें। पॉजिटिव फोर्सेस जो है वो कायनात को ठीक करने की कोशिश करती हैं और नेगेटिव खराब करनी। तो
अब फिजिक्स कहते पहले भी थे, मगर एक काम इसलिए नहीं कर सकते थे कि इंसान बहुत सॉलिडिफाई हो गया था। कह रहे अब जो है वो ऐसे ही है, कुछ कह रहे क्या क्या आप बताएं। मतलब फिजिक्स को कह रहे थे वो चूंकि इंसान हायर रैंक से डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब वो जो इन्फर्नल फोर्सेस हैं, सबटेरेनियन फोर्सेस हैं, दे आर एबल टू प्ले हैवक, अब वो केओस फैला सकती हैं। पहले वो जो हायर रैंक्स की जो पॉजिटिव फोर्सेस थी नहीं, मगर देखो ना, जब हाइट ऑफ मॉडर्निटी में तो नहीं थी उसमें इतना वो मतलब है, वो जब क्यों नहीं थी। हाँ जी, कौन सर पेज 209। हाँ आप प्लीज शेयर कर दें ना, आप बोले पढ़ दे। अच्छा ये कह रहे हैं नाउ डेज दैट इज टू से, जो उन्होंने अभी अकीला ने कहा, दैट इज टू से इन द पीरियड व्हिच कैन बी कॉल्ड द सेकंड पार्ट ऑफ मॉडर्न टाइम्स आफ्टर द मैक्सिमम सॉलिडिफिकेशन and which has already begun, conditions are certainly very different from the conditions obtaining in all earlier periods. Not only can fissures occur more and more extensively and be much more serious in character, because a greater proportion of the descending course of manifestation has been accomplished, but also the possibilities of repairing them are not the same as they used to be. यानी कि रूहानियत भी अच्छा कोई मसला नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मिल गया, थैंक यू। हैज बीन, तो यानी कि डिसेंडिंग कोर्स और आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब ज्यादा वो पावर से आ रही है, और ये कि पॉसिबिलिटीज ऑफ रिपेयरिंग कम हो गई हैं, वैसे नहीं रही। अब ये वो पॉइंट है, द एक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल सेंटर्स हैज इंडीड बिकम एवर मोर इनक्लोज्ड, because the superior influences which they normally transmit to our world can no longer be manifested externally, since they are held back by the shell alluded to above. And when the whole of the human and cosmic order is in such a condition, where could a means of defense possibly be found, such as might be effective in any way against the hordes of Gog and Magog? इसमें पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि लेट्स से 19th सेंचुरी तक वो अभी डाउनवर्ड मूवमेंट इस हद तक नहीं पहुंचा था ना, अब और आगे खराबी की तरफ चला गया, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो गया उसको काउंटर करना। और वो जो शेल है वो अभी भी बरकरार है जो इंसानों में, क्योंकि सारी अब एजुकेशन वगैरह मटीरियल साइंटिफिक तरीके से होती है, तो लोग तो बिलीव ही नहीं करते उन चीज़ों में। तो अब इस But that is not all. What has been said so far covers, so to speak, only the negative side of the growing difficulties encountered by all attempts to oppose the intrusion of maleficent influences. Among these difficulties is the sort of inertia resulting from the general ignorance of such matters, and, जो मैंने पहले बात की थी, from the survivors of the materialistic mentality and of the outlook it engenders. This inertia may endure longer than it otherwise would, because the outlook in question has become more or less instinctive in the moderns and is now incorporated in their very nature. ये हम अपने चारों तरफ देखते हैं, चाहे बिलीवर हो नॉन बिलीवर हो, उसमें जो इंस्टिंक्ट ऑफ साइंटिज्म और मटेरियलिज्म है वो ना चाहते भी वो परमीट करना हो गई है, सेकंड नेचर बन गई है। अब दूसरा पॉइंट है, of course a majority of spiritualists and even of traditionalists or of people who call themselves such are in fact quite as materialistic as other people when matters of this kind are in question, क्योंकि हमारे दौर की ज़हनीत वो है, so that the situation is made even more irremediable by the fact that those who most sincerely want to combat the modern spirit are almost all unwittingly affected by it. तो कहते उनके एफर्ट्स बेकार जाते हैं, ज़्यादा वो खास रिजल्ट नहीं आता, वो कि गुडविल तो होती है, कह रहे हैं कि in these matters goodwill is far from being sufficient. Effective knowledge is needed as well. Indeed, it is more needed than anything else. यानी कि इरफानी नॉलेज चाहिए, रूहानी नॉलेज। ये आप इसी चैप्टर से पढ़े या आगे से? इधर से पढ़ो। But effective knowledge is the very thing that is made impossible by the influence of the modern spirit, with all its limitations. Even in the case of those who might have some intellectual capabilities
of the required kind if conditions were less abnormal. अब लास्ट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें बस यही पॉइंट है। जिसने अमर शौकत ने कहा था कि मॉडर्निज्म काइंड ऑफ स्टिक्स टू यू, इवन अगर आप चाहते भी हैं तब भी आप जो है ना उससे आप उसको इट्स लाइक अ स्टिकी सब्सटेंस है आपके, you cannot think outside, it's very difficult to think outside of the box of the modern जो। अच्छा, ये तो एक तरह से कॉस्मिक सिचुएशन बताई है, ह्यूमन सिचुएशन बताई है। अगर जैसे पिछले चैप्टर में था दिस इज नॉट इनफ, इसी तरफ इशारा था कि क्या ये काफी है कि ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये खुद ही फिर अगले स्टेप्स तय करता जाएगा कि सॉलिडिटी के बाद ये डिसॉल्व हो जाएगा, इंतशार का मजीद शिकार हो जाएगा। उधर भी उन्होंने कहा था और अभी भी यही कहने वाले हैं कि नहीं, इसके एजेंट्स भी हैं, पीपल who are on that dark side, some of them consciously, some of them unconsciously। अगला पॉइंट यही है। और फिर बाकी जो किताब है इसी चीजों के इसी अब और सीरियस हो जाती है किताब, यानी कि इस तरह की बातों में the logical consequence here would be to consider in the first place the more or less determined part played by the actual agents of the whole modern deviation। नहीं समझ आई कुछ, ये जो लास्ट क्या पढ़े ना, क्या कह रहे? Yeah, लिखा हुआ the logical sequence here would be to consider in the first place the more or less determining part played by the actual agents of the whole modern deviation। मतलब probably वो जो आप बात कर रहे हैं इसके actual agents भी हैं कुछ, वो यही चीज बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं इससे आगे? आगे है since the intervention of inferior influences really represents a new phase in the said deviation and fits in exactly with the sequence of the plan by which it is brought about। ये इधर इन्होंने बस एनिग्मेटिकली बस इशारा किया प्लान का कोट एंड कोट करके, आगे किताब में खोलेंगे। अभी प्लान डिवाइन प्लान की तरफ इशारा है, इधर कह रहे हैं कि नेगेटिव प्लान फोर्सेस का प्लान, जिसको आप कह सकते हैं द एंटी क्राइस्ट सिस्टम। कंस्पिरेसी थ्योरी समझते हैं लोग, इसके ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन ऐसे लोग कहते रहते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी समझते हैं कहीं ज्ञान का जो बोर्ड हमारे दोस्त जिस तरह बोर्ड्स ऑफ पीपल हु ये आइडियोलॉजीज जो हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज हैं और जो एथियस्ट हैं, ये वैसे उनकी बात नहीं हो रही, ये उससे ज्यादा सीरियस मसाइल की बात हो रही है। वो तो बड़ी वो सुपरफिशियल है, उसमें ना ज्यादा किरदार कुछ सूडो स्पिरिचुअलिज्म से और आगे जाके आएगा कि प्योरली डेविल वर्शिप भी वो अब सामने आती जा रही है, काफी आम हो गई है सर्कल्स में, यानी कि डार्क पावर्स अब सामने आ गई क्योंकि अब एवरीथिंग गोज ना, सारे लोग ये कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, लोग ये समझते हैं कि ये इनोसेंट है, जबकि ये सब चैनल्स हैं फॉर द डार्क पावर्स टू वर्क। आगे बुक इन्हीं चीजों के बारे में और वो जो हमने भी कहा डेविल वर्शिप, मतलब जिस तरह ये लोग कहते थे डेविल वर्शिपिंग है, कल्ट्स होते हैं प्रॉपर वेस्ट वगैरह में, दे डू रियली एग्जिस्ट। मतलब अभी आखिरी क्लास में मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्री बंदे का टेस्टिमनी है, वो बहुत सारी इवन फ्री मेसनरी का जो एक तो हम तो फ्री मेसनरी को बड़ा नेगेटिव किया जाता है ना, वो तो नेगेटिव एक्चुअली वो वाला है जो कि ये जो नेगेटिव है एक्चुअली इसका जो बुनियाद है वो तो नेगेटिव नहीं है, वो मिडिवल टाइम्स में थी, अब तो मतलब वो बड़ी नेगेटिव है वो। At some point it seemed it was taken over by the dark powers। Exactly। 17th century का ओरिजिन तो मतलब रूहानी ओरिजिन ये रेफरेंस के लॉर्ड हिमसेल्फ फ्री मेसनरी के ऊपर बड़ा वर्क किया, ओरिजिन तो इसके बड़े नोबल थे ना, ये नाइट टेम्पलर्स क्या नहीं, नाइट्स टेम्पलर तो पहले, नाइट्स टेम्पलर से पहले थे। आर्किटेक्चर की सिंबलिज्म को इस्तेमाल किया जाता था फॉर एक पूरी रूहानियत थी, वो बहुत पुरानी थी, जब वो किसी ट्रेडिशन से जुड़ी होगी तो सही होगी ना, बाद में जब अलग हो गई तो प्रॉब्लम हो गई। The logical sequence here would be to consider in the first place the more or less determining part played by the actual agents of the whole modern deviation। ये पूरी modernity की चीज ही को कह रहे हैं कि
एक deviation है इसके agent से. Since the intervention of inferior influences really represent a new phase in the cell definition and fits in exactly with the sequence of the plan by which it is brought about, it would clearly be necessary to seek in some such direction for the conscious auxiliaries, यानी कि बंदे, of the maleficent forces, क्योंकि वो forces तो subtle है ना, उनको ये बंदे चाहिए to act in this world. Nevertheless, the extent to which they are individually conscious of what they are doing may actually differ greatly in particular cases. As for other auxiliaries, those who act in good faith, अब ये है कि pseudo spiritualist की बात हो रही है, एक और dark spirituality की बात हो रही है, जो outright negative है, एक और ये अपनी तरफ से वो आजकल की जैसे होती spirituality. And because they know nothing of the true nature of the forces involved, because of the modern spirit, they are never anything but mere dupes, though this does not prevent their activity from being proportional to their sincerity and to their blindness. These auxiliaries are already virtually numberless, and they can be placed in many categories, ranging from the ingenuous adherents of all sorts of neo-spiritualist organizations to the intuitionist philosophers, by way of the metaphysics scientists, pseudo-spiritualist science भी होती है ना, and the psychologists of the more recent school. अब ये यहाँ तक कि अब ये आखिरी सेंटेंस है इस चैप्टर का. This matter need not be pursued any farther for the moment, for to do so would be to anticipate what will come later. In the meantime, some examples must be given of some of the ways in which fissures can actually be brought about. Also of the supports which the inferior order of subtle or psychic influences are able to find in the cosmic environment itself, to assist them in bringing their action to bear on the human world and to enable them to propagate themselves therein. तो वो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा. अगले जो एग्जाम्पल्स के हैं, ये जो डिविएशन है इसके एग्जाम्पल्स हैं. अगला चैप्टर है शेमनिज्म एंड सॉर्सरी. शेमनिज्म ऐसा कोई नेगेटिव चीज नहीं है, बट सॉर्सरी है. ये जो पहले जो यानी कि जो मतलब कि बुजुर्ग टाइप लोग जो पुराने कल्चर में, वो भी नेगेटिव साइड पे जा सकते हैं. ये लगता है हर पुराने ट्राइब्स में ना ऐसे लोग होते थे. अभी हुज्जा में भी होते हैं, बुश बिट्टुन कहते हैं. वो पूरी सेरेमनी होती है, फिर वो एक बकरा उसी वक्त ज़बह किया जाता है, उसका वो ऊँट पीते हैं और फिर ट्रांस में चले जाते हैं. तो फिर लोग जो सवाल करते हैं उसका उनका जवाब, तो दे प्ले पॉजिटिव रोल. ये पुरानी रूहानियत इंसान की लेफ्ट ओवर है, क्योंकि पहले लोग ज़्यादा आराम से ऊपर कनेक्ट कर जाते थे. तो वो पूरे ट्राइब में जैसे कि प्रोफेसी बिखरी होती थी. कुछ लोग इस तरह, बहुत से उनमें ना स्पिरिचुअल सोसाइटीज होती हैं, तो वो दे वर क्लोजर टू द स्पिरिट. मगर इस दौर में वही चीज नेगेटिव में जा सकती है. आगे कहते हैं साइकिक रेजिड्यूज. ये भी एक कैटेगरी है जो कि आप पढ़ लीजिएगा. और फिर वो चैप्टर है जो हम आखिर में 12th हमारी सिटिंग जो भी अगले इंशाल्लाह मंडे, वो है चैप्टर 28, द सक्सेसिव स्टेजेस इन एंटी ट्रेडिशनल एक्शन. ये बेसिकली समरी होगी कि अब आगे क्या क्या होना है, और बाकी बुक में फिर वो जो स्टेप्स हैं उनकी डिटेल है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा. इसमें जो पीछे गया है वो उस अब अगला जो ये सब शुरू हो रहा है ना, वो उसका एक तरह से समरी प्लान है. 1940s के बाद क्या हो, जब उन्होंने किताब की फ्यूचर, ये तकरीबन अभी जो बातें हुई हैं, मगर और क्लैरिटी से अब काफी दहला देने वाला सीन है. तो इसलिए आप खुद पढ़ेंगे, हम बस ये चैप्टर. और जी ये कोई, हाँ जी मुझे ये चीज समझ नहीं आई जो आपने कहा यहाँ पे, जो हमने अभी सेंटेंस पढ़ा था ये वाला, it would clearly be necessary to seek in some such direction for the conscious auxiliaries of the malefic forces, though the extent to which they are individually conscious of what they are doing may actually differ greatly in particular cases.
मतलब इसमें इंसानों की क्या जरूरत है, मतलब वो फोर्स, मतलब वो इंसानों के थ्रू एक्ट करेंगे। हाँ खुद तो सटल फोर्सेस है ना, इवन जिन्स भी कर रहे हैं तो ये जिन भी सटल है, ये वही बात हो रही है। अब उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब ये बुरों की बात कर, बुरे यानी कि शयातीन, क्योंकि शैतान भी जिन था ना, वसवसे डालते हैं लोगों को manipulate और भी बड़े अंदर से इंतशार पैदा करते हैं, जो हमारे कंटेम्प्रेरी आर्ट और विजुअल कल्चर में अब इतना वाज़े हो गया बच्चों की गेम्स में। मूवीज में मैं कहता हूँ आप वो कार्टून आज के देख ले, तो ये जो सारा बयान कर रहे हैं, जब आप ये बुक पढ़ लेंगे फिर वो कार्टून आपको समझ आ जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन बुक इटसेल्फ समझनी बड़ी मुश्किल है। कुछ कार्टून तो मैं बच्चों के साथ देखती हूँ, और गेटिंग सो अनकंफर्टेबल कि ये तो कितनी दफा देख चुकी हूँ मैंने, भी देखे अपने सास वाले की। हाँ बिल्कुल है, बड़े अजीब अजीब से हैं, करे जिधर कावड़ली का होगा पता नहीं क्या है, और यानी कि गुस्सा और एंगर, वायलेंस, इतने नेगेटिव, यानी कि इंसान को बर्बाद कर रहे हैं। अब क्योंकि कोई वो फिलॉसफी में रिलेटिव हो गई है ना, अच्छे बुरा खत्म हो गया फलसफे में, अब आप कुछ कह भी नहीं सकते। कह रहे ये सप्रेस हुआ था। डीकंस्ट्रक्शन ये कहती है कि अच्छाई बुराई कुछ नहीं है, अच्छाई के लिए बुराई होना जरूरी है, बुराई की बुनियाद पर अच्छाई है, उसके एस्पेक्ट्स नेगेटिव, तो वैल्यू में दोनों बराबर। यानी कि ये तो डिमोनिक लॉजिक है ना, और दिस इज द लेटेस्ट फिलॉसफी। किसी चीज को आपको उसकी हकीकत जाननी है तो उसको ना देखें, उसको डीकंस्ट्रक्ट करें कि उसके नीचे पावर स्ट्रक्चर्स क्या है और वो किस चीज को डिनाई कर रही है। 80s में इसकी एक काफी फनी सी आर्किटेक्चर में इसकी मैनिफेस्टेशन हुई थी। इसी फलसफे को उन्होंने आर्किटेक्चर पे लगाया। उन्होंने कहा कि सदियों से जो है ना, ये 90 डिग्री का जो एंगल है ना, इट हैज बीन डिनाइंग ऑल द अदर एंगल्स। तो वो अब आपने देखो जहाज वगैरह काम जो है वो टेढ़ा मेढ़ा काम होना शुरू हुआ, यही कि वो पॉसिबिलिटीज हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुई। अब चलो वो खूबसूरत तो था कम से कम, कुछ जो हमने देखा, मगर वो इंतशार का शिकार है आर्किटेक्चर। अब ये वो इंतशार विजुअल कल्चर में भी आ रहा है, लोगों की साइकिस में भी आ रहा है, टूट रहे हैं ना लोग, और आर्ट में तो बहुत जबरदस्त। बिल्डिंग्स आजकल तो आ रही हैं जो वैसा देखने हाँ। में लगता है गिर रही हैं। हाँ अब गिर जाएंगी वो। वो आजकल तो वो टेंशन होती है। डिजाइन कर रहे हैं, वो इट गोज लाइक यू और योर वर्ल्ड की तरह ना, इस तरह वर्ल्ड तो है ही, कि मैं देखती हूँ स्पाइरल की तरह ऐसा लगता वो है गिर जा रहा कि है। illusion इस तरह की होती है वो गिरने वाला है। यस 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 यस, आप देखें ये बिल्कुल ऐसे। और भी बहुत कुछ है। नहीं, लेकिन ये लॉजिक जरा एक दफा रिपीट कीजिए, क्या आपने बताया ये कि बुराई इटसेल्फ क्या है, नेगेटिव क्या है, मुझे समझ नहीं नहीं, ये जो डिकंस्ट्रक्टिव फिलॉसफी में तो इतना समझता नहीं, जो सुनाई बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि चीजों जिंदान को अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। क्या मतलब आपका सोर्स क्या है? यही है ना, हम बैठे हैं। वो एक तो जब एब्सोल्यूट को खारिज कर देते हैं, क्वालिटी की सोर्स जब खुदा नहीं रहती तो फिर तो कुछ भी नहीं रहती, सब रिलेटिव हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हो रहा है ना फलसफा भी। उसमें अब नेगेटिविटी को फिलोसॉफिकली जगह मिल गई, इसलिए होमोसेक्सुअलिटी और ये सब भी आर नाउ इक्वली वैलिड, कि ये तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में बिठाया हुआ था, मगर ये भी तो हकीकत है, तो इसको क्यों नहीं आप जगह एज अ नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन। मतलब कि नॉर्मल है, नॉर्मल तो कुछ अपराध नहीं ना, स्टैंडर्ड का डिनायल है कि सब कंस्ट्रक्टेड है एंड दे आर ऑल ओप्रेसिव। बहुत ये बड़ी वैसे मुझे एक चीज याद आई है, वो मैं लेक्चर सुनता बड़ा पुराना डॉक्टर इसरार का, तो उसमें उन्होंने कहा कि आजकल वेस्ट में फॉर लास्ट लाइक 100-200 इयर्स एक ये थिंकिंग प्रोसेस आ गया है, देयर इज नो सच थिंग एज राइट और रॉन्ग, ये वही ओनली योर थिंकिंग मेक्स इट सो। वही चीज है, मतलब आप कह रहे हैं कि इंसान की अपनी सोच है, चीज सब रिलेटिव हो रहा है स्टैंडर्ड। और ये पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में तो हम देखते ही हैं कि मैं जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द लोग अजीब अजीब अब बहुत ही मतलब है जो एक्शन है, एक्ट जो करते हैं सोसाइटी में एक खास तबका बहुत बेहकम एक्ट करते हैं
और फिर फैशन में भी ये जैसे कि वो यहाँ पे छेद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अजीब सा एक इंतजार है। हाँ जी ठीक है, इजाजत है। आप आई थिंक इट वाज अ सिंपल चैप्टर, आप लोग पढ़े तो बड़ा बेहतर होगा। कोई सवाल हो तो जरूर कर ले। जो आप अभी स्विट्जरलैंड का किस्सा बता रहे थे उसका क्या ये सही नहीं है। क्यों? अगर आप मेटाफिजिकली देखेंगे तो अंधेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। अंधेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये कह रहे हैं जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, कह रहे हैं वो करती है। यानी कि जो बैडनेस, evil is just the absence of evil is the absence of good. कुरान में तो है बुराई की कोई हकीकत ही नहीं है, उस नाम की कहना ये वो कोई हकीकत नहीं है। शायद स्क्रिप्चर शॉन का ही है, Whence Evil, एक चैप्टर है किसी बुक में शायद, बिल्कुल उसमें उन्होंने डिस्कस बड़ी जबरदस्त किया है कि evil की हकीकत जो है वो क्या है। इट इज अ नॉन एग्जिस्टेंट, जहां पे गुडनेस खत्म हो जाती है वहां पे वो उसको evil कहते हैं। Absence of goodness. It does not have its own existence per se. on its own plane वो एक एग्जिस्टेंस रखता है, मगर रियलिटीज के पैमाने पे नापे तो नहीं रखता। रियलिटी के सामने नहीं रखता है, मगर रियलिटी एग्जिस्ट्स and anything which denies that which exists वो नेगेटिव से अपने आप को प्रूव कर, मगर इसकी इजाजत नहीं है। गुड कहने की इजाजत नहीं है। जैसे आर्ट स्कूल में ब्यूटी कहने की इजाजत नहीं है। 2000 में मुझे थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ था एनसीए में ऑनर्स में ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में पढ़ाने का, ऐसा जबरदस्त रिएक्शन हुआ था टीचर्स और स्टूडेंट्स के। आप क्या कह रहे हैं, यू प्रिविलेजिंग ब्यूटी। Privileging beauty. ब्यूटी तो सब्जेक्टिव होती है। Lies in the eyes of beholder. मेरे लिए तो ये ब्यूटीफुल है सर, बड़े नाराज थे बाद में, मगर जब उन्हें समझ आई तो बड़े अप्रिशिएट भी किया, मगर शुरू में तो उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। बड़ी बात है, उन्हें समझ आ गई उनको आपका हम सरप्राइज के समझ इसलिए आई कि वो बड़ी ब्रिलियंट क्लास थी, उसमें से बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और जो इतने नाराज हो रहे थे एंड में वो थैंक यू भी करते हैं ऐसे भी लोग, क्योंकि वो तो मॉडर्न स्कूल था तो उसमें उसकी ट्रेडिशन की तो बात ही नहीं, नेगेटिव ही होती थी ना। जब उनको उस्तादों के पास भेजा, उनके इंटरव्यूज किए, तो वो खुद ही सीधे कि यार ये तो कोई बात है, इनका वर्ल्ड में वाकई है। मगर जाहिर है घर बैठ के तो नहीं पता चलता ना कि वो जिसका मजाक उड़ाते हैं, कॉलेज में तो मजाक उड़ाते हैं कि ये मक्खी पे मक्खी मारते हैं, ये क्या करते हैं, आर्ट्स नहीं है तो क्राफ्ट्स हैं। एनसीए में वो 50 साल से बातें हो रही थी, वो एक दिन में तो नहीं। और इसलिए मिनिएचर डिपार्टमेंट को बहुत शुरू में उन्होंने रगड़ा कि ये क्या कॉपी वर्क कराते रहते हैं, बेकार डिपार्टमेंट है, इसको बंद कर। वो फाइनली बेचारा टेक ओवर हो चुका है, वो तो अलग स्टोरी है। मगर फिर ये हुआ कि वेस्ट में मशहूर होना शुरू हो गए मिनिएचर्स, फिर ये चारों ने भी करनी ठीक आइडेंटिटी हो गई। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन एंड नेक्स्ट टाइम विल हैव आवर लास्ट क्लास। ये सारी डिस्कशन आपकी सुन के तो डिस्ट्रेस सा हो रहा है इंसान कि करो तो क्या करो। अगर ये सारा प्लान ही ये है तो इंसान ने क्या करना है? इंसान ने पॉजिटिव करना है। इससे ये होता है कि हम जो अल्लाह का नाम लेते हैं, इबादत करते हैं, वो इस कायनात को स्टेबल रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपको पता है हजूर पाक की हदीस है कि जब तक दुनिया के सरफेस पे एक शख्स भी होगा जो अल्लाह अल्लाह कह रहा होगा, क़यामत नहीं आएगी। क़यामत नाम ही उसका है कि जब अल्लाह की याद खत्म हो जाए तो दुनिया का वजूद ही नहीं रहता। और अभी यही तो हो रहा है कि वो पॉजिटिविटी कम हो गई है तो नेगेटिविटी बढ़ गई है। और क्योंकि रूहानियत जो है वो ज़्यादा सच्ची है, तो उसका छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा अमल है। कि दुनिया खत्म हो जाएगी अगर एक बंदा पूरी दुनिया को कायम रख रहा है, इसका ही मतलब है।
और हुजूर ने कहा था कि दुनिया में हर वक्त 40 लोग ऐसे होंगे जिनके हजरत इब्राहिम के कल्ब पे यानी कि उनके मॉडल में होंगे, यानी कि ये सारे फिर वो तस्वुरात है कि औलिया अल्लाह की वजह से कायनात कायम है, वरना तो खत्म हो जाए। मगर अब कायनात का सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये लोग छुप गए, ये अब प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब इतना हार्ड हो गया या टूट रहा है, मगर इनका होना फिर भी लाजमी है, वरना आगे जो हक की जीत होनी है वो कैसे होगी, क्योंकि अल्लाह के प्लान में जीत हक की होनी है। सही है। तो हमें ये कहा गया है कि आखिरी वक्त में मुसलमानों को, जैसे किसी एक मैं बुजुर्ग का सुन रहा था कि तुम कोनियों के बल भी चल के अगर मेहदी की लाइन में दाखिल हो चुको तो होना, यानी कि ये वो फाइनल डिवीजन होने वाली है ना, एंटी क्राइस्ट एंड मेहदी की। इस पे हदीस में है कि अगर वो मतलब अगर तुम्हें ज्वाइन करना पड़े इवन इफ यू आर सिक एंड यू हैव टू क्रॉल ओवर आइस तब भी, या अच्छा मेरी हदीस होगी, ये बुजुर्ग ने सुनाई होगी, आप सही फरमा रहे हैं। काफी है तो इसलिए जब इमाम महदी का ज़ुहूर होगा तो झंडे बुल निकलेंगे काले रंग के कहते होंगे, तो इवन इफ यू हैव टू क्रॉल ओवर आइस तो गो एंड जॉइन दैट। अच्छा इस हवाले से हुजूर ने एक और निशानी बताई थी कि वो जो एंटी क्राइस्ट होगा वो आग का एक दरिया दिखाएगा और एक पानी का, तो जो पानी को चूज करेगा वो आग में चला जाएगा और जो आग को चूज करेगा पानी में। यानी कि जो हम ये स्टडी सर्कल कर रहे हैं इन सेंस ये काफी अहम है, क्योंकि मॉडर्निटी की एनेक्स से हमें सब उल्टा नजर आ रहा है और ये दजाली तो है ना कि हकीकत उल्टी नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने कहा था बड़ा मुश्किल होगा डिसर्न करना। तीसरा हजरत ईसा की सेइंग है कि फिर अल्लाह ताला का जो है ना कहर आएगा, डेज ऑफ डिस्ट्रक्शन का है, किसी उनके अपोस्टल ने, एंड ही सेड कि no flesh would remain but for the sake of the elect God will shorten the days, यानी कि जो अच्छे लोग हैं उनकी खातिर दुनिया तबाह नहीं की जाएगी। तो अच्छाई का तो मतलब है कोई वो ही नहीं है ना। और तीसरा हुजूर ने ये कहा था कि जब एक वक्त आएगा कि जो आजकल हम रह रहे हैं कि मुसलमान का गला काट रहा होगा, और एक उन्होंने कहा था फितना होगा, और ना मरने वाले को पता होगा मुझे क्यों मारने, ना मारने वाले को। तो उन्होंने कहा था उस वक्त सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि तुम जाके उनको समझाने की कोशिश करो। उन्होंने कहा उस वक्त मुसलमान के लिए सबसे सेफ जगह उसका मुसल्ला होगा, यानी हमें तो सब बताया ना कि क्या होने वाला है और क्या करो उस वक्त। और ये कि ये बहुत कठिन दौर तो हुजूर ने कहा होगा, उन्होंने खुद पनाह मांगी कि मैं आजूज माजूज के वक्त पे ना मुझे ना मेरे सामने ना निकले, इतनी उसमें प्रॉब्लम है। एनीवे तो ट्रेडिशन में तो ये जो ये बता रहे फिलोसॉफिकली ट्रेडिशन में तो सिंबॉलिकली है, सो दैट्स अनदर होल चैप्टर टू लुक इनटू। कहते हैं वो हुजूर ने हर दुआ हर नमाज में एक दुआ मांगी है दज्जाल के फितने से। ओह ये भी एक है कि नमाज के बाद वो दुआ मांगते हैं फितने दज्जाल से। तो मगर इससे प्रोटेक्शन यही तो है, अल्लाह का कलाम है तो प्रोटेक्शन हमें सब सिखाया है ना, आयतुल कुर्सी का इस्तेमाल, चारों पुलों का इस्तेमाल। माए क्यों भूखती बच्चों में, बिकॉज दीज आर गुड powers which protect against the negative powers तो हमेशा से कल युग जब से भी शुरू हुआ है, तो इसलिए सारे अध्याय में ये पॉजिटिव मंत्र दिए हैं, वो तो बड़ा अच्छा सवाल था आंटी आपका। Thank you so much, Taimur. Lots of food for thought, and inshallah look forward to the next session. Thank you very much. Last and enjoying every minute of this.